मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ रहे हैं। और अब बाजार की हाल की बात करें तो निफ्टी अपने 1 मंथ लो लेवल्स पे आ गई है। ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स टेस्ट किए जा रहे हैं। निफ्टी बैंक दोनों में ही जो है सेलिंग जो है सारे दिन देखने मिल रही है। लार्जली देखें तो एनबीएफसीज में सबसे ज़्यादा जो है मार पड़ी है, जिस तरह बजाज फाइनेंस की कमेंट्री आई है। और ग्लोबल क्यूज भी अभी जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो आप यूरोपीय बाजार खुले हैं वहाँ पे भी जो है नेगेटिव सेंटिमेंट जो है हमें देखने मिल रहा है। तो सवाल उठता है इस शो में कि यहाँ पे और गिरावट बढ़ सकती है, यहाँ पे कौन से कमाई के मौके रहेंगे, और ये एक्शन पैक रहेगा 1.5 घंटा कि यहाँ पे कुछ और क्या मोमेंटम देखने मिल सकता है। और हाँ, इस हफ्ते जो है हम वीकेंड में जा रहे हैं तो अब देखेंगे कि लार्जली ट्रेड जो है लाइट रखे। और याद रखिए सैटरडे संडे में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड के डेवलपमेंट्स भी देखने मिल सकते हैं। लेकिन आज शो में क्या क्या है, एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स पे बात करते हैं, जहाँ पे भरपूर एक्शन और भरपूर इन्फॉर्मेशन जो है आपके लिए हम लेके आने वाले। 2-5 वायदे बाजार की स्ट्रैटेजी है, मार्केट चेक लेंगे। 2:10 को क्लोजिंग ट्रेड्स रहेगी, जहाँ पे अहम कॉल्स हमारे टेक्निकल गेस्ट से हम देखने वाले हैं। वही 2:40 को ऑप्शंस के चैंपियन होगा, जहाँ पे ऑप्शन के एक अहम कॉल इस बाजार में आपके लिए लेके आएंगे, जहाँ पे कमाई के मौके रहेंगे, रिस्क रिवॉर्ड जहाँ फेवरेबल रहेगा वो कॉल आपके पास आएगा। 3 बजे बात करें तो मार्केट ट्रैक 3 रहेगा, स्टॉक से न्यूज़ और अर्निंग स्पेसिफिक जो भी न्यूज़ फ्लोज आ रही है उसकी जो है डिटेल्स हम आपको बताएंगे। BTST STBT के अहम ट्रेड्स 3:10 को और 3:20 को जो है इवेंट्स टू वॉच रहने वाला है, जहाँ पे आप तैयारी कर पाए अगले हफ्ते के लिए भी। लेकिन अब चलते हैं बड़ी बातें की तरफ कि बाजार में कौन से अहम बड़ी बात है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले 1 महीने के लोअर लेवल्स पे निचले स्तरों पर लुढ़का है बाजार। निफ्टी में जो गिरावट आई है 24,900 लेवल्स के नीचे देखने मिला है। लार्जली अर्निंग स्पेसिफिक इम्पैक्ट देखने मिल रहा है और ग्लोबल क्यूज भी धीरे धीरे करके जो है नेगेटिव साइड या फ्लैटिश सेगमेंट में देखने मिल रहे हैं। लंबे समय की अवधि से अगर देखें तो अभी एक कंसोलिडेशन मोड में ही बाजार है। निफ्टी 200 अंक गिरा है, बैंक निफ्टी में भी जो है 500 अंक जो है फिसला है। और अब देखें तो BFSI स्पेस में जो है ज़्यादा बिकवाली देखने मिल रही है। बजाज फाइनेंस में भी देखने मिला और थोड़ी देर पहले श्रीराम फाइनेंस के नतीजे आए तो नतीजे उतने भी कुछ खास नहीं थे, बट अभी भी जो है एक रिकवरी की कोशिश ज़रूर ये काउंटर कर रही है। स्मॉल कैप में भारी बिकवाली देखने मिल रही है। कल भी ब्रॉड इंडेक्सेस में सपोर्ट नहीं था और अब देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 18,400 के नीचे है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। PSU शेयर में जो है भारी गिरावट देखने मिली है। NBCC BHEL जैसे स्टॉक्स में देखें तो 3.5% की जो है गिरावट दोनों स्टॉक्स में देखने मिली है। फार्मा को छोड़ के सभी इंडेक्स अब लाल निशान में। एज अ डिफेंसिव फार्मा में थोड़ी सी हल्की बाइंग हो रही है सेलेक्ट काउंटर्स में, लेकिन चौतरफा बिकवाली जो है आपको नज़र आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये बाजार की बड़ी बातें हैं, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रहा है, बट जो क्रैक है बाजार में वो ज़्यादा हमें दिखने वाली है। लेकिन चले अभिषेक, गुड आफ्टरनून। क्या बिग बजर्स रहेंगे आज? स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा रहेगा, अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट देखने मिल रहा है और कुछ खास रिकवरी अटेम्प्ट भी बाजार नहीं कर पा रही है, तो किस तरह देख रहे हैं आप बिग बजर्स को? शरद, आज ना बिग बजर्स नहीं कहना चाहिए, आज ना बिग क्रैकर्स कह देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज आप देखिए बजाज फाइनेंस में क्रैक है, बजाज फिनसर्व टूट रहा है। बजाज फाइनेंस के नंबर्स तो उतने खराब नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है आगे के भविष्य को लेकर वो थोड़ा सा बाजार का मूड डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। क्रेडिट कॉस्ट को लेकर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट है या फिर MSME है, उसको लेकर दिक्कतें आई। और कंपनी ने यह भी कहा कि आगे इनका चल के जो AUM है थोड़ा घट सकता है। तो इस आशंका से बजाज फाइनेंस टूटा। देखिए 970 रुपये का भाव है। बजाज फिनसर्व के नंबर आए। बजाज फिनसर्व में हमने गिरावट देखी, प्रॉफिट करीब 48% गिरा, तो शेयर भी टूटा करीब 3-3.5% के आसपास का। तो ये 2 शेयर हैं। और आज बजाज फाइनेंस ने हम कह सकते हैं कि मतलब पूरे बाजार का मूड खराब करने का काम भी किया है। वैसे थोड़े सेंटिमेंट नेगेटिव थे ही, आज सुबह हम देख भी रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी करीब 100 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा था। और हमने सुबह कहा भी था कि आज इंडेक्स पर ट्रेड ना लीजिए, कोई अटेम्प्ट मत कीजिए तो बेहतर है। 24,900 का सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर थोड़ा सा ना बाजार से दूर हो जाइए। और देखिए मतलब 24,900 भी आज के सत्र में टूटा है। दूसरे शेयर की बात करें तो फिनिक्स मिल्स, हालांकि इसके नंबर्स अच्छे आए हैं और कंपनी 49% स्टेक अक्वायर करेगी कनाडा पेंशन फंड ने, पेंशन फंड का जो था जॉइंट वेंचर इनकी कंपनी थी आइलैंड स्टार मॉल डेवलपर्स में, और ये 5,449 करोड़ रुपए की डील है।
तो ये शेयर आज हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 5 से 5.5% के आसपास की तेजी है। SBI लाइफ आज ये सुबह करीब 2.5% ऊपर था शेयर और ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था। रिजल्ट इसके वैसे मिक्स्ड आए थे। अभी हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर ये शेयर टिका हुआ है निफ्टी का। ये इनफैक्ट टॉप गेनर भी है अगर आप देखेंगे तो। और नहीं, सिप्ला से नीचे है, दूसरे नंबर पर फिलहाल अभी भी ये कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन ब्रोकरेज ने इसके लक्ष्य बढ़ाए हैं। इसके अलावा टोरेंट फार्मा, इसमें इन्वेस्टर ने जो अपना व्यू है वो बदला है, अपग्रेड किया है, सेल से बढ़ाकर बाय की रेटिंग दी है। तो टोरेंट फार्मा में हम तेजी देख रहे हैं और टारगेट को 2,930 रुपए से बढ़ाकर कर दिया है 4,100 रुपए। तो ये शेयर भी आपको 2.5% ऊपर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। यूनियन बैंक, श्रीराम फाइनेंस, PNB हाउसिंग, जितने भी आप छोटे बैंक, मतलब बैंकिंग में तो आज निफ्टी बैंक के सारे 12 के 12 शेयर टूट रहे हैं। बैंकिंग में कहीं राहत नहीं है, इसके अलावा NBFC में कहीं कोई राहत नहीं है और ये सारे के सारे शेयर आप देखिए 2% श्रीराम फाइनेंस नीचे है, PNB हाउसिंग 4% नीचे है और यूनियन बैंक की बात करें तो करीब करीब 6% की गिरावट के साथ ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो आज माहौल शरद खराब है और एडवांस डिक्लाइन बेहद आज कमजोर दिखेगा। 500 शेयर ऊपर हैं, लेकिन 2,220 शेयर फिलहाल गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर आज वीक हुआ है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है। मतलब 20 जून के बाद के ऑलमोस्ट हम निचले स्तर पर आ गए हैं और निफ्टी 24,850 के आसपास फिलहाल कर रहा है कारोबार। अभिषेक, बाजार की अगर रणनीति देखें तो निफ्टी में जो है हमने ऑफ कोर्स लंबे समय के लिए अगर थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम ले तो बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि कहीं से भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हल्का सा फार्मा से आ रहा है और निफ्टी हैवी वेट्स की भी बात करें तो कोई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं दिन के ट्रेड में। निफ्टी की आज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या हमें लाइट ट्रेड रखना चाहिए? ओवर द वीकेंड इतना सारा न्यूज़ फ्लोज आ सकता है, ग्लोबल क्यूज़ खासकर की किस तरह हम देख रहे हैं अभी बाजार को, खासकर की निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अभिषेक? शरद, बिल्कुल आपने सही कहा, लाइट रखें, बहुत ही पोजीशन लाइट रखने की ये सलाह है। सुबह तो हमने इनफैक्ट कहा भी था कि नहीं, निफ्टी में अगर कोई ट्रेड नहीं बनना है तो ना लीजिए। लेकिन थोड़ी सी ना दुख की बात यह है कि निफ्टी के चलते ना निफ्टी बैंक ने भी थोड़ा हौसला अपना खो दिया है। निफ्टी बैंक में वैसे स्ट्रक्चरली कोई ऐसा वीक कोई चीज़ थी नहीं निफ्टी बैंक में, लेकिन आज देखिए वो भी हमने जो सुबह सपोर्ट लेवल बताया था 56,500 का, वहाँ पर जाके संघर्ष कर रहा है। नतीजे वीक आए, मतलब उत्साह नहीं बन पा रहा नतीजों को लेकर। एक होता नहीं कि अर्निंग सीजन आ गया और बैक टू बैक 3-4-5 नतीजे ऐसे आ जाएं कि जो पूरा का पूरा माहौल ही उलट के रख दे, वो हुआ नहीं, वो निराशा है। वैसे ही हम सबड्यूड अर्निंग सीजन की उम्मीद करके चल रहे थे कि जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ होगी कंपनियों की, निफ्टी कंपनियों की, वो 5 से 6% के आसपास रहेगी। अब तो देखना पड़ेगा कि ये 5 से 6% ये रहेगी भी या फिर उसको लेकर भी कोई सवाल खड़े होंगे। ग्लोबल संकेत थोड़े से वीक हैं। ट्रंप ने IT कंपनियों को, अपने टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों को धमकी भी दी थी कि नहीं वो भारत में हायरिंग ज़्यादा ना करें, चाइना में अपनी फैक्ट्री ना लगाएं, अमेरिका पर फोकस करें। IT का माहौल कल खराब हुआ, आज भी हम देख रहे हैं कि IT से कोई सपोर्ट नहीं है और डिस्पाइट द फैक्ट कि नेस्डेक लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहा है। हमारे यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो आज भी वीकनेस ये और कल भी वीकनेस थी। निफ्टी फार्मा को छोड़ दें तो आज बाजार पूरा का पूरा रेड है, पिक्चर ही रेड है। और जो एक डिस्करेजिंग फैक्ट ये भी है कि जो बड़े शेयर्स हैं, जो थोड़ा बहुत बाजार को आके सपोर्ट देने का काम करते हैं, वहां तो पूरा ही माहौल नेगेटिव है। आप देखिए RIL कमजोर है, HDFC बैंक कमजोर है, ICICI बैंक कमजोर है, L&T कमजोर है, TCS कमजोर है, इन्फोसिस में हम कमजोरी देख रहे हैं। यानी वेटेज के हिसाब से जो भी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर हम कमजोरी देख रहे हैं। एक बार भारतीय एयरटेल को भी देख लेते हैं, वो भी वेटेज के हिसाब से एक अहम कंपनी है। भारतीय एयरटेल का शेयर भी हल्के से हरे निशान के साथ कारोबार कर रहा है। तो जो लीडर्स हैं अगर सामने नहीं है तो बाजार में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि बाजार को यहां से कोई राहत मिलेगी? आप देखिए इंडिया विक्स आज ऊपर चला गया, करीब 6% के आसपास का उछाल है, 11.5 का इंडिया विक्स हो गया। हालांकि बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है, बट यह है कि हाँ, इंडिया विक्स किसका सूचक है? बाजार में उतार चढ़ाव और भय, ये दोनों का कंबाइंड सूचक है इंडिया विक्स। भय ये है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील कब होगी। भय ये है कि अर्निंग सीजन से सपोर्ट कब तक मिलेगा, क्या ये सेकेंड हाफ अच्छा गुजरेगा? क्योंकि अब देखिए अब तो लगभग
10 तारीख से शुरुआत हुई थी टीसीएस की, आज हम 25 तारीख पर खड़े हैं। 15-17 दिन बीत गए हैं अर्निंग सीजन की शुरुआत हुए। अब यहाँ से रफली कितने दिन बच गए? तो अब सेकेंड हाफ शुरू हो जाएगा, करीब करीब 20-21 निफ्टी वाली कंपनी नतीजे आ गए हैं। एक चिंता वो है, दूसरा ये कि वैल्यूएशन वाला कंफर्ट नहीं है। अर्निंग सुधरेगा तो वैल्यूएशन भी फिर थोड़ा सा कैचअप हो जाए, वो चिंता थोड़ी कम होगी। तो ये तमाम चिंताएं हैं। ट्रेड डील को लेकर कुछ आ नहीं रहा है, इंतजार ही हम करते रह गए। 9 तारीख से वो भी इंतजार चल रहा है। तो जो ट्रिगर्स बाजार के लिए आने थे ना, हम 9 तारीख से पहले यही चर्चा कर रहे थे शरद, कि अर्निंग आपकी बेहतर आ जाए, ट्रेड डील हो जाए, ठीक है, बाजार बढ़िया है, लेकिन वो अनिश्चितताएं बाजार पर भारी पड़ रही हैं। और आज आप ये देखिए कि 50 डीएमए का जो क्रूशियल लेवल है, ये 24,958 पर है। इसके भी नीचे बाजार चला गया है, करीब 100 अंक इसके भी नीचे है। एक कॉन्फिडेंस चेक ये हुआ है, तो भरोसे की कमी है। फिलहाल इंडेक्स से दूर रहना मुझे लगता है कि ये बेहतर होगी। अगर 24,800 के भी नीचे अगर निफ्टी गया तो फिर अगला जो सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है ना, वो 24,500 का ही है। उससे पहले कोई ज्यादा ब्रेक लगने के आसार दिख नहीं रहे हैं। तो ओवरनाइट ट्रेड करना रिस्की है, पोजीशन हल्की रखें। गिरावट पर भी खरीदारी फिलहाल नहीं करनी है, और शॉर्ट करने की भी अब इस गिरावट के बाद रणनीति एडवाइजेबल नहीं है। ट्रेड लाइट करें। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां भी देखिए 12 के 12 शेयर कमजोर हो रहे हैं, और 56,500 का जो सपोर्ट हमने सुबह बताया था वहां निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो इसके साथ आप पोजीशन में बने रहें। रेजिस्टेंस यहां अगर बात करें तो फिलहाल जो दिख रहा है 56,800, 57,000 एक नैरो रेंज का है। ये फिलहाल आज के लिए बता रहा हूं, मैं इंटरडे के लिए बता रहा हूं। 57,200 के ऊपर अगर निकल जाए शरद, तभी अब मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में कोई फ्रेश तेजी का ट्रेड लेना ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी निफ्टी बैंक में, लेकिन ये नतीजे, अर्निंग सीजन, कुल मिला जुला के अगर बाजार में अगर प्रॉब्लम दिख रही है ना, तो निफ्टी बैंक अपने आप को कितना डीकपल करेगा। आखिरकार वही बाजार का पार्ट है, और वो गिरावट आज निफ्टी बैंक में भी हम हावी होते हुए देख रहे हैं। अभिषेक, ये बात तो है एक्चुअली। दुविधा भी इस बात की है कि यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, S&P, नैस्डैक, वहां पर एक्शन दिख रहा है, और वो एक्शन के सामने भारतीय बाजार वैसे तो काफी अच्छा चल रहे थे। इस हफ्ते की शुरुआत में उम्मीदें भी थी 25,000, फिर 25,200 के स्तर इसी हफ्ते हमने देखे हैं, लेकिन इतना ज्यादा गेंस का फ्रिजल आउट होना और डायरेक्शन लेस होना, और वो भी तब जब अर्निंग सीजन चल रहे हैं, और अर्निंग से भी वो सपोर्ट नहीं आ रहा है। इंडिया यूएस टैरिफ को लेकर कोई डेवलपमेंट्स फिलहाल नहीं आ रहे हैं, तो एब्सोल्युटली ट्रिगर्स मिसिंग हैं, और उसमें लगातार कमजोरी हावी होती हुई मार्केट में नजर आ रही है। लेकिन चलिए, ये तो इंडेक्स पर राय और साथ ही बजिंग स्टॉक्स का मोमेंटम, ये सब हमने आपके सामने रखा। एक हिदायत लगातार हम आपको दे रहे हैं कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। अगर बाजार में कुछ ना समझ आए तो वॉच लिस्ट में रखें बाजार को, बाजार की चाल को एक बार सिर्फ ऑब्जर्व करना भी एक सही स्ट्रैटेजी है। लेकिन चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स इस वक्त बाजार को किस तरह से रीड कर रहे हैं, ये एक एक कर आपके सामने रख देते हैं। एक्सपर्ट की पैनल हमारे साथ आज जुड़ेंगी। कपिल शाह हैं हमारे साथ, हमसे बातचीत करेंगे। राजेश पालविया भी जुड़ेंगे, मयूरीश जोशी, तेजस शाह और अमोल आठवले, ये सब एक एक कर हमारे साथ जुड़ेंगे और हमसे मार्केट पर एनालिसिस अपनी जो है वो शेयर करेंगे। कपिल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून कपिल। मार्केट काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी हद तक डायरेक्शन लेस है, और बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि ऐसे मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या व्यूवर्स को बताएं। लेकिन फिर भी क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक आपका नजरिया और इंडेक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी बताइएगा। जी, सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो रिसेंट बॉटम बना था 21,800 से लेके 25,600 तक जो मार्केट की मूव आया था, तो वहां पे जो मार्केट के बीच बीच में जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई थी, वहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट था कि जब भी मार्केट नीचे पहले 3 बार नीचे गिर चुका है, वो कहां ना कहां पे 2.5 से लेके 3% के बीच में रहा हुआ है। तो अभी का जो करेक्शन ऑलरेडी 3% के अराउंड है, और 24,800 के नीचे अगर मार्केट नीचे सस्टेन होता है तो कहां ना कहां पे ऐसा लगता है कि जो उसका फॉलिंग का जो पैटर्न था, स्ट्रक्चर था, वो कहां ना कहां पे बिगड़ रहा है मार्केट में, और अभी नेगेटिविटी जुड़ सकती है। जो पहले हम मार्केट को एज ए पॉजिटिव देख रहे थे 24,800 के स्टॉप लॉस से, वही अभी व्यू शिफ्ट हो रहा है। जब तक मार्केट 25,250 के नीचे सस्टेन हो रही होती है तब तक वीक है, और 24,800 के नीचे जब सस्टेन करने लग जाएगी तो थोड़ा सा और गहराव हमें नीचे की ओर देखने मिलेगा, और बाद में पोटेंशियल सपोर्ट लेवल की बैंड कहां ना कहां पे 23,800 से लेकर 24,200 की रेंज की बनने देखने मिल रही है। तो ये इंडेक्स पर एक रणनीति। लेकिन चलिए अब सीधा आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस की शुरुआत करते हैं।
कपिल, एट दिस पॉइंट जहां हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मा सेक्टर है जो कि बाजार को संभाल पा रहा है, और सिप्ला, एसबीआई लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स हैं मेजर प्लेयर्स में, जहां से कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है। आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? क्लोजिंग ट्रेड्स क्या लेकर आए हैं आप? जी तो बेसिकली वही कि जब भी मार्केट गिरता है तो सबका एक रुझान कहाँ ना कहाँ पे डिफेंस सेक्टर की ओर आता है। और डिफेंस सेक्टर में सिर्फ दो ही सेक्टर माने जाते हैं, दो या तीन सेक्टर, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा। एफएमसीजी, आईटी, फार्मा पहले से ही कुछ नेगेटिव मोमेंटम में है, तो बसता कहाँ ना कहाँ पे फार्मा सेक्टर ही है। और फार्मा सेक्टर चार्टिकली भी कुछ दिनों से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है और वो सस्टेन भी कर रहे हैं। तो वहां पे मेरे दो ट्रेड बनते हैं फार्मा सेक्टर से। एक तो है मोमेंटम ट्रेड, जो कि हम टोरेंट फार्मा को मान सकते हैं, क्योंकि टोरेंट फार्मा का जो हम एक मैकडी मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम एक सिग्नल देखते हैं, तो वो काफी हद तक यहाँ पे पैन आउट होते हुए देखने मिल रहा है। तो टोरेंट फार्मा 3610 के लेवल पे चल रहा है। आज के दिन में काफी अच्छा मूव भी कर गया है, लेकिन इसके 3500 के स्टॉप लॉस के साथ हम बाय का व्यू बना रहे हैं, और ऊपर में 3800 और 4000 के भी अपसाइड पोटेंशियल हो सकते हैं, जो कि एक बुलिश मोमेंटम ट्रेड है। और उसी सेगमेंट में से अल्केम एक स्टॉक है। तो अल्केम बेसिकली बॉटम रिवर्सल काइंड ऑफ सिम्टम्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। इस स्टॉक की लिस्टिंग 2018 में हुई थी, और 2018 से लेके 2025 यानी 6-7 सालों में ये स्टॉक में मेजर करेक्शन कहाँ ना कहाँ पे 4 बार आए हुए हैं। हर बार इसके स्टॉक का करेक्शन कहाँ ना कहाँ पे 30% पे आके रुक जाता है, और वहां पे हमें रिबाउंड देखने मिलता है। तो इस बार भी अल्केम का 30% का करेक्शन हो गया है। उसके बाद में 5-6 महीना स्टॉक ने कंसोलिडेट किया हुआ है। अभी कहाँ ना कहाँ पे चार्ट थोड़ा सा इंप्रूव हमें होते हुए देखने मिल रहा है। तो 5040 के लेवल पे बाय का व्यू बनता है, 4850 का स्टॉप लॉस बनता है, और ऊपर में 5450 के टारगेट देखने मिल रहे हैं अल्केम। ठीक है, ओके तो बिल्कुल अल्केम लैबोरेटरीज और टोरेंट फार्मा दो स्टॉक्स। 3800 पहला लक्ष्य टोरेंट फार्मा के लिए, उसके बाद 4000 तक के लेवल्स भी यहां पर नजर आ सकते हैं। एंड अल्केम लैबोरेटरीज की स्ट्रैटेजी जो कपिल शाह की तरफ से आती हुई दिख रही है, ये भी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। ऑफकोर्स हम देख रहे हैं फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का बास्केट है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ कपिल एसबीआई लाइफ पर भी एक नजर होनी चाहिए। नतीजों के बाद ये स्टॉक जो है काफी अच्छी मजबूती दिखा रहा है और नंबर्स अच्छे थे, और इसके बाद हम स्टॉक में ये मूवमेंट देख रहे हैं। एट प्रेजेंट करीब 2% की तेजी और बेहद कमजोर बाजार में भी स्टॉक ने एटलीस्ट अप मूव्स जो हैं उसे सस्टेन किए हैं। 1834 के स्तर पर एसबीआई लाइफ पर आपका टेक क्या होगा? जी मानसी, तो बेसिकली हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों सेक्टर में कहाँ ना कहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक्शन रहा हुआ है। काफी हद तक लाइफ इंश्योरेंस ने जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स को ओवरपेस किया हुआ था, लेकिन अभी के तबक्के में कहाँ ना कहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है थोड़े से बैकसीट पे है, और जनरल इंश्योरेंस में थोड़ा सा माइल्ड ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। एसबीआई लाइफ एक, हालांकि लाइफ इंश्योरेंस का काफी एक लीडिंग स्टॉक माना गया है, लेकिन अभी के जो मार्केट का ब्रॉडर स्ट्रक्चर है, ड्यू टू सम शॉर्ट्स ऑफ रिजल्ट की वजह से स्टॉक में थोड़ा सा एक टेम्पररी इफेक्ट हमें देखने मिल गया है। लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का एक साइडवेज में ही रहा हुआ है, 1750 नीचे में और 1870 ऊपर में। तो ये मोमेंटम को चेस आइडियली नहीं करना चाहिए। स्टॉक का ट्रेंड काफी फ्लैटिश है अभी के मोमेंट पे, तो फिलहाल तो मेरे लिए ये ट्रेड साइडवेज में ही रहेगा। एसबीआई लाइफ को लेकर ये व्यू। चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं हमारे साथ। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज तो मतलब बड़ा गजब का रिवर्स गियर लगा राजेश जी। उम्मीद नहीं थी कि नहीं निफ्टी 200 अंक क्रैक कर जाएगा, महीने भर के निचले स्तर पर है। निफ्टी बैंक करीब 550 अंक। जरा बताएंगे कि आपके हिसाब से जो सबसे बड़ा रीजन है इस रिवर्सल के पीछे, बाजार का ऊपर ना टिक पाना, उसकी रीजन आप क्या समझ रहे हैं? और ऐसे माहौल में आपके ट्रेड किस साइड के हैं? क्या तेजी के सौदे बचे हैं या फिर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट अब शुरू कर देना चाहिए? अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जो मेजर यहाँ पे रीजन दिख रहा है वो अर्निंग्स को लेके ही है। कहीं भी कोई पॉजिटिव सरप्राइज अर्निंग्स में ऐसा बड़ा कहीं आते हुए दिखा नहीं है। तो मार्केट थोड़ा सा वैसे भी अर्निंग्स को लेके एक कॉशियस स्टांस पहले से रखा हुआ था, और जहां नंबर्स आते हुए दिखे कि बेटर देन एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वहां पे मार्केट ने एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे आते हुए दिखी है।
यहाँ पे हम देखें तो अब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी निफ्टी फिसल चुका है। हालांकि बैंकिंग स्पेस में जरूर एक स्ट्रेंथ थी, बट आज के सेल ऑफ के बाद वहां पे भी ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है वापस। हम मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन 56,500 के आसपास आते हुए दिख रहे हैं, और अब हम सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हैं। और जिस तरीके का सेटअप ये बना है अब इस सीरीज का, देखें तो कंपेयर टू प्रीवियस मंथ अब ये नेगेटिव क्लोज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में भी देखें तो ऑलमोस्ट हम प्रीवियस मंथ से अब नेगेटिव क्लोज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीरीज में हमें लगता है कि अभी थोड़ा और प्रेशर बढ़ सकता है। 24,800 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो फिर और भी एक्सटेंड हो सकती है ये सप्लाई प्रेशर निफ्टी में और निफ्टी 50 स्टॉक्स में। तो हमें लगता है मेजर अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट के कारण ही बाजार में गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है। अब एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। शॉर्ट में जो स्टॉक है वो है सीमेंस का। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। अगर हम इसमें वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। तो एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे, और स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। सीमेंस में शॉर्ट करने की सलाह है। फ्यूचर्स में डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है 3,000 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3,090 के आसपास। लॉन्ग करने में सिंजिन यहाँ पे पसंद आ रहा है। सिंजिन में एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे अगर हम देखें वीकली चार्ट में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सस्टेन बाइंग एक्शन बनते हुए दिखा। और फार्मा एज ए स्पेस भी हमें लगता है थोड़ा मिक्स बिहेवियर है, अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है फार्मा स्पेस में। तो सिंजिन को बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट यहाँ पे 705 710 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 678 के आसपास। फार्मा इनफेक्ट आज इकलौता सेक्टर है जहां पर आपको थोड़ी बहुत बाइंग दिखेगी। और सिंजिन हम सुबह भी हाईलाइट करके बता रहे थे कि सिंजिन में आपके लिए मौके बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सस्टेन्ड मूव रहे हैं। बहुत तेज रफ्तार से नहीं चला है, लेकिन धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर आ रहा है शेयर। ये सिंजिन 710 का टारगेट, 678 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 705 का, दूसरा टारगेट होगा 710 रुपए का। तो ये बाय की कॉल भी होगी राजेश जी की तरफ से। राजेश जी, आपसे ना आईटी पर भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए इन्फोसिस के नंबर कमजोर एसच नहीं थे, लेकिन कल इन्फोसिस गिरा। आज हम देख रहे हैं कि 2.5% इन्फोसिस फिर से टूट गया, 1,500 रुपए के स्तर के आसपास है। और इन कंपनीज के लिए थोड़ा मार्जिन वाला प्रेशर है। वो बाकी अमेरिका की इकोनॉमी में देखेंगे तो वहां के आईटी शेयर तो ऊपर जा रहे हैं, हमारे आईटी शेयरों को चलने के लिए बड़ी दम लगाना पड़ रहा है, और ये दिक्कत है। और एफआईएस का कंसंट्रेशन तो 2 ही सेक्टर में है, बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी में ज्यादा है। बाकी में वेटेज थोड़ा थोड़ा कम है, वेटेज के हिसाब से ही होता है वो। तो क्या करना चाहिए आईटी में, ये आप जरा अपने एनालिसिस रेडी रखिए। कुछ अच्छे शेयर अगर आपको लग रहे हो कि नहीं कॉन्ट्रा बाइंग करनी हो तो वो भी जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 24,843 के स्तर पर कमजोरी, दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी फिसलता हुआ। बैंक निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स से फेयर सिचुएशन इस वक्त, क्योंकि स्पाइक अप्स इंडिया विक्स में नजर आ रहे हैं। अब तक कंसर्न्स नहीं थे, रिलीफ थी, लेकिन इंडिया विक्स में भी ये बढ़त जो है वो कंसर्न। अब देखिए 5% की बढ़त, हालांकि अब भी कंफर्ट लेवल्स में है, लेकिन फिर भी स्पाइक अप जो है इज अ कंसर्न इन इटसेल्फ। लेकिन ऐसे में बिग एक्शन कैटेगरी के स्टॉक्स कौन से हैं, आइए अब वो जानते हैं। बताने के लिए सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो देखिए आज बिग एक्शन स्टॉक्स में ढेर सारे ऐसे काउंटर्स हैं जो नतीजों के दम पे बस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की, क्योंकि यहाँ पर जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं इनकी नतीजे कुछ इतने खास नहीं रहे हैं। खास तौर से अगर आप ग्रॉस एनपीए का नंबर देखेंगे तो जी हाँ, उसमें तिमाही दर तिमाही थोड़ी सी गिरावट जरूर है। ये एक हल्की राहत की बात है, क्योंकि 4.6% से घटकर अब ये 4.5% रह गए हैं। और नेट एनपीए का जो नंबर है उसमें भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी हल्की इंप्रूव हुई है, पर ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखेंगे, चाहे वो मुनाफे के फ्रंट पे हो या फिर एयूएम के फ्रंट पे, वो कुछ इतना खास नहीं है। इसीलिए स्टॉक सुबह से ही आज गिरा
गिरावट का शिकार है। इसके अलावा सिप्ला ये बना है निफ्टी का टॉप गेनर, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन्स थे, हम आपको लगातार बता रहे थे कि नंबर्स में सिर्फ एक आंकड़ा आप देखिएगा, वो होगा मार्जिन्स, क्योंकि चौथी तिमाही के बाद इस तिमाही को इम्प्रूवमेंट आता है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली ले सकता है। और जी हाँ, सिप्ला ने काफ़ी अच्छी तरीके से सरप्राइज किया, वजह रही थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस यूएस बाजार में, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आने वाले कुछ लॉन्चेस में किस तरीके का वो बायोसिमिलर में कामकाज कर रहे हैं, GLP-1 अपॉर्चुनिटीज के तौर पे भी, वो भी काफी पॉजिटिव रही। स्टॉक में 2%, अब तो 0.4% की तेजी हो गई है। इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये भी एक रिजल्ट कैंडिडेट रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है इनका EBITDA काफी बढ़ता हुआ नजर आया है और मार्जिन्स में भी अच्छा सुधार रहा है। 5% से बढ़कर मार्जिन्स 6% हो गए हैं, स्टॉक में 3% की तेजी। इसके अलावा बजाज फिनसर्व भी अपने नतीजों के साथ आया था। कुछ बहुत खास जो है इस बार नंबर्स नहीं आते हुए दिखे हैं, और स्टॉक भी देखिए सुबह से ही बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इनमें गिरावट थी, पर हाँ नंबर्स के बाद जो है थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से जरूर हमने इसमें देखी है। और आखिरी में SBI लाइफ, क्योंकि हमने देखा कि नंबर्स तो अच्छे आए, साथ ही साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री VNB मार्जिन फ्रंट पे, साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि वो मिड टीन्स ग्रोथ आउटलुक अपना बरकरार रखेंगे, और स्टॉक में सुबह से ही 2% की अच्छी तेजी, वो भी ऐसे बाजार में। तो ये थे काउंटर्स जहां पे आज बिग एक्शन देख रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर बिग एक्शन में कुछ तमाम स्टॉक्स ही हैं और कुछ तमाम सेक्टर, एक सेक्टर फार्मा स्पेस ही है, और SBI लाइफ जैसे काउंटर्स जहाँ पर अच्छा एक्शन नतीजों के दम पर नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट का टेक्सचर जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर रहा। लेकिन इस बीच खबरें ढेर सारी आ रही है। एजेंसीज के हवाले से BEL के लिए एक ऑर्डर विन की खबर आती हुई दिखी है। कंपनी को 1640 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते BEL का स्टॉक, इनफैक्ट BEL और इस पूरे स्पेस में ऑर्डर विन्स के चलते ही न्यूज़ फ्लोज आते रहते हैं। भारतीय सेना से अतुल्य के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और 1640 करोड़ का ऑर्डर विन है, जिसके चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर फोकस होना चाहिए। मार्केट का टेक्सचर कमजोर है, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक्स में भी मूवमेंट नहीं आ रही है, और कोई बड़ी खबर भी नहीं है। इनफैक्ट कोई खबर आ जाती है तब भी स्टॉक्स जैसे कि BEL के लिए आ रही है तो रिएक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर जो है वो कमज़ोर हो चला है। लेकिन ऐसे में जहां हम BEL और ऑर्डर विन्स की बात कर रहे हैं, भारत और UK के बीच जो FTA अग्रीमेंट साइन हुआ, ये भी इनफैक्ट इन तमाम वॉलेटाइल सिनेरियोज में एक पॉजिटिव साबित होता हुआ दिखा। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 34 बिलियन डॉलर बढ़ाने की उम्मीद है, और इसी के चलते सिनर्जी इम्पैक्ट ही कहा जाएगा, दोनों देशों को इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। राजेश जी, गुड आफ्टरनून टू यू। जब UK और इंडिया के बीच FTA की बात हो रही थी तो कई सारे सेक्टर्स को भी इससे हम जोड़ रहे थे। टेक्सटाइल की बात हो रही थी, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स की बात हो रही थी, और कल इन स्टॉक्स में रिएक्शन दिख भी रहा था, इन स्पेसेस में भी रिएक्शन दिख रहा था। अराउंड 2 बजे के आसपास जब इस डील पर हस्ताक्षर हो रहे थे तब भी, और ड्यूरिंग द सेशन। आज का सत्र अलग है, इसे अलग से ही देखना होगा कि कमजोरी हावी हो चुकी है और ये तमाम सेक्टर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन FTA, अगर आपने इसको रीड किया और इससे जुड़े कोई सेक्टर्स पर आप अपनी राय देना चाहें। आई थिंक मानसी जी, देखिए काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन थी और काफ़ी कुछ प्राइस्ड में भी था स्टॉक्स के। टेक्सटाइल को अगर हम देखें तो वहाँ पे स्टॉक्स में एक रैली ऑलरेडी बन चुकी थी, लेकिन आज जिस तरीके से ब्रॉड बेस सप्लाई प्रेशर मार्केट में बना है तो उसके चलते सभी स्टॉक्स आज करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे रुझान केमिकल बास्केट की तरफ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि केमिकल में अभी भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही, तो हमें लगता है थोड़ा केमिकल की तरफ फोकस किया जा सकता है। वहाँ पे हमें लगता है SRF, नवीन फ्लोराइन, ये 2 स्टॉक हमें अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर हम इन्हें देखें तो ये करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम टेक्सटाइल में यहाँ पे बात करें तो टेक्सटाइल में कुछ चुनिंदा स्टॉक जिन पे अभी भी हमारा फोकस है, उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट को यहाँ पे देखा जा सकता है। स्टॉक का बिहेवियर अभी भी साइडवेज है, तो हमें लगता है कि ये मार्केट में जैसे ही सप्लाई प्रेशर कहीं ओवर होगा तो ये स्टॉक को नज़र में रखा जा सकता है। 880 870 के आसपास इसमें एक अच्छे सपोर्ट है, उसके आसपास अगर ये लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है इस गिरावट में, तो वहां से एक पुलबैक के चांस बनते हुए दिख सकते हैं। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में हमें लगता है कि पसंद किया जा सकता है। और दूसरा नवीन फ्लोराइन और SRF, ये 2 स्टॉक हमें केमिकल बास्केट से पसंद आ रहे हैं। तो चलिए, टेक्सटाइल स्पेस, ऑटोमोबाइल, ये तमाम है फोकस रेडार पर, और एक्सपेक्टेशंस लगातार बनी हुई, और ये जो न्यूज़ फ्लोज एंड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसका असर हम
हम देखते भी हैं, लेकिन यस एब्सोल्यूट ट्रिगर्स मिसिंग फिलहाल मार्केट में। लेकिन इन मिसिंग ट्रिगर्स के सिनेरियोज में भी लगातार हमारे एक्सपर्ट्स पूरी कोशिश करते हैं आपको कमाई की रणनीति, स्ट्रैटेजी और सही रणनीति बताने के लिए। और ऐसे में डेरिवेटिव फ्रंट पर क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। हर रोज पुलकित हमारे साथ जुड़ते हैं डेरिवेटिव का पूरा डेटा लेकर। पुलकित, गुड आफ्टरनून टू यू। मार्केट में आज काफ़ी हद तक बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है, और ऐसे में क्या कहती है डेरिवेटिव की स्ट्रैटेजी? और आज तो इंडिया विक्स पर भी आपका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जी मानसी जी, मार्केट में थोड़ा सा हम लाल रंग देख रहे हैं। हाँ। और इंडिया विक्स जैसा कि आपने बोला आज ये 5% अप है। वो एक ही है जो हरे निशान में है। हाँ, मतलब वो एक ही है जो हरे निशान में है जरूर। लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं है, 11.29 के ऊपर है। हो सकता है मार्केट एक न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है कि कुछ अब जो यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था वो अगर फाइनलाइज हो जाए तो हो सकता है सारी चीज़ें हरे में बदल भी जाएं। पूरा मार्केट अच्छा हो सकता है। अब हम डेटा को देख लेते हैं। निफ्टी का पीसीआर 0.6 के पास है, अभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, थोड़ा उस रेंज में जाना बाकी है, पर हाँ इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। मोस्ट एक्टिव पुट और कॉल, ये थोड़ा आज देखने वाली बात होगी, क्योंकि मोस्ट एक्टिव कॉल है 25,000 के ऊपर और मोस्ट एक्टिव पुट है 24,800 के ऊपर। 25,000 पे कॉल राइटिंग देखी जा रही है, मतलब ऊपर से थोड़ा दबाव है। 25,000 के ऊपर जा पाना थोड़ा आज शायद मुश्किल होगा। और अगर मोस्ट एक्टिव पुट की बात की जाए तो 24,800 के ऊपर पुट राइटिंग देखी जा रही है। यहाँ मार्केट काफ़ी देर से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, पिछले करीब 1.5-2 घंटे से वो 24,800 के लेवल को होल्ड करके बैठा है। तो हम ये मान सकते हैं कि 24,800 से लेके 24,750 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जब तक नहीं जाता है बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, इसके नीचे जाता है तो हो सकता है हम थोड़ा सा दबाव और देख सकते हैं, बट जब तक इस रेंज में है नो नीड टू वरी अबाउट। अभी बात आते हैं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। तो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट वही 25,000 के ऊपर है और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 के ऊपर है। धीरे धीरे पोजीशंस बढ़ रही हैं क्योंकि आज ही नई एक्सपायरी का जो सेशन है वो चालू हुआ है, तो धीरे धीरे और बढ़ेंगी। तो हम वीक के जैसा मंडे से ट्यूसडे वेडनेसडे हम आपको सूचित करते रहेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की बात कर लें तो पीसीआर 0.66 है, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 के ऊपर है। F&O बैंक की बात की जाए तो सिर्फ एक शेयर है आरबीएल बैंक, जो दूसरा आईईएक्स था, आज उसका एग्जिट हो जाएगा क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% के नीचे आ चुकी है। तो जी मानसी जी, मोटा मोटा ये था F&O का डेटा। तो दर्शकों के लिए जो मेन चीज़ है वो ये है 24,750 से लेकर 24,800 इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो बहुत ज़्यादा अभी घबराने की बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया पुलकित ये सारी डिटेल्स में बताने के लिए। 24,750 से 800, अब देखिए हम 24,800 के लेवल्स की बात करने लगे हैं। यही हफ्ता 25,200 के लेवल्स भी हमने देखे थे और यहाँ पर अभी इस वक्त 24,843 पर खड़े हैं। नीचे की तरफ 24,750 से ज़्यादा अगर गिरावट गहराती है तो फिर कंसर्न हो सकती है। फिलहाल मार्केट को इस वक्त वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। 24,850 तक कोई दिक्कत अब भी नहीं आ रही है और स्ट्रैटेजाइज करते रहना होगा मार्केट को। देखेंगे कि चाल और रिजल्ट का एक्शन, लार्जर प्लेयर्स के नतीजे अगर ठीक ठाक आ जाए, एक हाथ दो लार्जर प्लेयर्स भी नंबर्स अच्छे पेश करें तो बूस्ट एक मार्केट को सपोर्ट जिसकी ज़रूरत है वो मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी टेक्निकल रिसर्च तेजस शाह जुड़े हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ सुदेश पर। मार्केट पर आपका नजरिया, क्लोजिंग ट्रेड्स, कौन से स्टॉक्स हैं इस वक्त आपके रेडार पर? सो गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी एक ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक लेवल के करीबन ट्रेड कर रहा है। 24,800 850 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो सेकेंड हाफ में रिकवरी पॉसिबल है टुवर्ड्स द एंड। अगर ये लेवल डिसिसिवली ब्रीच होता है इन टुडेज सेशन देन 24,500 इज ऑन द कार्ड्स। एज फार एज ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो हमें लग रहा है क्योंकि बाजार में एक गिरावट का दौर चालू है तो थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स में ही रहना बेहतर रहेगा। तो एक्चुअल मेरी टॉप पिक है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हम बात करें तो ये स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। पोस्ट दैट स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 2525 का और उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है और जो ब्रेकआउट एरिया था वहां ही आके रुका हुआ है और 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक में रिकवरी पॉसिबल है और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो रीटेस्ट हो सकता है। तो करंट भाव पे आप डिप में खरीदारी करिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2340 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2480 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2550 का।
और दूसरा जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस स्पेस से है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद आज के सत्र में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की है ऑन अ डेली चार्ट और डिसिसिवली सस्टेन कर रहा है 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक एक रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए HDFC लाइफ में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 744 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 786 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 805 का। ओके तो चलिए दो कॉल्स हैं, कंजम्पशन का खेमा और साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पे HDFC लाइफ 786 और 805 तक के लेवल्स, 805 तक के स्तर यहाँ पर नजर आ सकते हैं। करीब 1% की तेजी यहाँ पर देखी जा रही है। इन स्टॉक्स पर भी नजर रखें और ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त ये मार्केट में आपके लिए हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से टेक्निकल नजरिया बिल्कुल इस वक्त मार्केट में वॉच आउट करना चाहिए। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब वापस लौटेंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहें। चाहें जो बाजार में आपके लिए मौके कहां पर अच्छे बन रहे हैं उनकी हम पड़ताल कर रहे हैं और उनसे हम ट्रेड समझने की कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 550 अंक नीचे फिलहाल आपको दिखेगा। निफ्टी की बात करें तो गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है और 24,800 के आसपास फिर से निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक ने ब्रीफली 56,500 के नीचे के लेवल भी इंट्राडे में दिखाए और हम देख रहे हैं कि मतलब वीकनेस छट नहीं रही है। ऐसा नहीं कि लोअर लेवल से कहीं कोई बाइंग आ रही हो। तमाम ऐसे शेयर हैं जो 1 महीने 1.5 महीने के निचले स्तर पर जाके कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी खुद 20 जून के बाद के सबसे निचले स्तर पर आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। 24,835 का लेवल आपकी स्क्रीन पर। आईटी शेयरों ने भी माहौल खराब करने का काम किया और राजेश जी जैसे कि बातचीत कर रहे थे कि आईटी और बैंकिंग ये दो मजबूत पिलर हैं बाजार के। आईटी हम देख रहे हैं कि वीकनेस के साइंस दे रहा है लगातार, अच्छे नतीजे आ गए इन्फोसिस के, उसको भी रिस्पेक्ट किया नहीं और हमने 30,000 के लेवल से आईटी इंडेक्स को फिर 39,000 तक जाते हुए देखा। 39,000 से रिवर्स होकर फिर से 35,000 के आसपास के स्तर दिख रहे हैं। कल भारी बिकवाली थी और आज भी वो कंटिन्यू हो रही है। आईटी में राजेश जी करना क्या है? कन्विक्शन है आपका या फिर दूर रहने की सलाह है नए ट्रेडर्स को या फिर पोजिशनल बायर्स को, और जिनके पास है वो क्या करें, बने रहें या फिर आपको लगता है कि नहीं कन्विक्शन थोड़ा डामाडोल हो रहा है? आई थिंक देखिए निफ्टी आईटी ने एक अटेम्प्ट तो किया था रिकवरी का, लेकिन अगर हम देखें तो करंट मंथ में ही ऑलमोस्ट 8.5% का करेक्शन निफ्टी आईटी इंडेक्स में आते हुए दिखा है। और जो एक नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो स्ट्रेंथ बनी थी वो कहीं ना कहीं वापस से फिजल आउट होते हुए दिख रही है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर अब बने हैं सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स। तो ये साइन है कि यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा और वीकनेस बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी दोनों ही खेमे में सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखा और दोनों ही सेगमेंट लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी दोनों ही ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे तोड़ते हुए दिखे। तो हमें लगता है अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मार्केट में जहाँ पे अभी भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, टैरिफ को लेके भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और स्टेटमेंट भी जिस तरीके के आते हुए दिखे हैं ट्रम्प की तरफ से वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है आईटी सेक्टर को लेके। तो हमें लगता है अभी थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। ये मार्केट जब तक सेटल डाउन नहीं होता ये सप्लाई प्रेशर थोड़ा और प्रेशर रहेगा। अगर हम लार्ज कैप आईटी की बात करें तो कुछ चुनिंदा स्टॉक जैसे कि अगर हम बात करें तो एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा ये दोनों स्टॉक थोड़ा एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे कहीं सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, बट हमें लगता है कि अभी भी इट्स वेरी अर्ली टू से कि यहाँ पे ये सपोर्ट बनेगा या ये सपोर्ट भी टूटेंगे। तो हमें लगता है निफ्टी आईटी से भी थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। हो सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स ये अब 36,000 के नीचे ही ट्रेड करे, तो हो सकता है नेक्स्ट इसका लोअर साइड का लेवल करीब 35,000 और 34,800 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। 35,000 34,800 के लेवल आ सकते हैं निफ्टी आईटी पर। वीकनेस है और देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि मतलब बाजार यहाँ से चले संभले उसकी उम्मीद भी ट्रम्प से है। बाजार में जो डर है, जो सेगमेंट्स नीचे आ रहे हैं वो भी ट्रम्प से ही लिंकेजेस है। ट्रम्प ने कल यूएस की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, कल उनको एक तरह से धमकी ही दी कि आप भारत में ज़्यादा हायरिंग वायरिंग ना करें, चीन में फैक्ट्री ना लगाएं और सेंटिमेंट थोड़ा वीक करने का काम किया।
अब देखते हैं ट्रेड डील जब होगी तो होगी, कब होगी पता नहीं। लेकिन एक एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं विलियम ओनील के मयूरेश जोशी, बाजार के दिग्गज हैं, फंडामेंटल्स को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मयूरेश जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, फिर आपका स्लॉट के आते हैं। अगले बुधवार से दरअसल 30 जुलाई से यानी कि श्री लोटस डेवलपर्स का आईपीओ खुलने जा रहा है और कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसा है, जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कहां पर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट हैं। सीएमडी आनंद कमल नयन पंडित हैं और सीईओ संजय जैन हमारे साथ हैं। कमल नयन जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET Now स्वदेश पर। आनंद जी, आपके पास पहले आएंगे। एक बार जरा ये बताइए कि कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि कंपनी आपकी करती क्या है और यहाँ से ग्रोथ की आउटलुक वगैरह आप कैसे देख रहे हैं। So Lotus Developer is a very high-end, ultra-luxury real estate development company. हमारा कार्य क्षेत्र मुंबई है। मुंबई में हमारा जो माइक्रो मार्केट है, जो वेस्टर्न सबब एंड कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे टाउन में है, साउथ मुंबई में है। हम लोग ज्यादातर हाई एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। वी आर लाइक मोर लाइक ए रियल एस्टेट में एक प्रोडक्ट कंपनी है रादर देन ए प्रोजेक्ट कंपनी। और हमारे डीएनए में अल्ट्रा लग्जरी बसा हुआ है। राइट नाउ हमारा मॉडल जो है वो वी आर फोकसिंग ऑन रीडेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। जो पुरानी सोसाइटीज जो है मुंबई में, वो जो बिल्डिंग पुराने हो गए उसको हटा के निकाल के उसकी जगह बड़े बिल्डिंग बनाना और अल्ट्रा लग्जरी बनाना और उसमें जो पुराने जो मेंबर्स थे उनको रीहाउस करना, ये हमारा मॉडल है। बिकॉज ऑफ दिस मॉडल वी आर कंप्लीटली एसेट लाइट मॉडल, क्योंकि हमें लैंड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा कंपनी इज नेट डेट फ्री कंपनी, तो हमें वो इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है ज्यादा। ऑल्सो मार्केटिंग हमारा जो है वो मार्केटिंग बहुत लिमिटेड होता है। आज तक हमने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, कभी होर्डिंग नहीं किए है, कभी हमने ब्रोशर नहीं बनाया है, कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं किया है। सो इट इज मोर लाइक बाय अपॉइंटमेंट ओनली, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए बाय अपॉइंटमेंट ही हम सेल करते हैं। हम मानते हैं हमारे क्लाइंट जो है वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। और यूनिकनेस हमारे मॉडल में ये है कि हमारी जो एबिलिटी टू जो सेल करने की एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम हमारे माइक्रो मार्केट में कंप्लीटली एस्टैब्लिश ब्रांड है। हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत हाई एंड है। वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है हमारी सेल्स की वेलोसिटी वेरी हाई है। उसकी वजह से हमारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे वर्क करते हैं और हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। एबिटा इज ऑलमोस्ट लाइक 52% एंड ROE इज ऑलमोस्ट 24%। ये रीडेवलपमेंट के मॉडल में एज आई सेड कि डाउन पेमेंट देना नहीं पड़ता है, लीगल रिस्क हमारे नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सोसाइटी या तो बिल्डिंग खड़े है 30 साल 25 साल 40 साल से। और दूसरा कि उसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने की या लोकेशन सिलेक्ट करने की। और आप जानते हैं मुंबई में मेजोरिटी ऑफ मुंबई इज गोइंग फॉर रीवैम्प। पुराने बिल्डिंग जाके अभी नए बिल्डिंग सब आ रहे हैं। सो हमारा मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास में है। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स जो है वो सब प्रीमियम लोकेशन पे ही हमने रखे हुए हैं और कंपनी के सामने कोई रेरा का केस नहीं है। और हमारा एवरेज रेट पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू जो हमारी है वो एक्सट्रीमली हाई है। तो एंड क्लाइंट लिस्ट में हमारे पास में टॉप सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया से लेके HNI, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स,
ये पूरी बास्केट हमारे पास में है। सो दिस इज व्हाट कंपनी इज। दैट्स राइट मिस्टर पंडित, काफ़ी अच्छे गोल्स और एम्स आपने सेट किए और हम यही विश और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये गोल्स जो हैं वो आप मीट करने में कामयाब भी हो। सेकंड क्वेश्चन टू यू मिस्टर संजय जैन, थैंक यू सो मच अपना समय हमें देने के लिए। लेकिन किस तरह के लॉन्चेस, नए प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में आप प्लान करके चल रहे हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल 12 से 18 महीनों के लिए आपकी प्लानिंग डिसीजन वाइज, प्रोजेक्ट वाइज क्या कुछ है? सो हमारे ऑनगोइंग और अपकमिंग टोटल 16 प्रोजेक्ट हैं। 5 अभी ऑनगोइंग चल रहे हैं और 11 अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो नेक्स्ट 1.5 ईयर में सभी लॉन्च होने वाले हैं। और जो उनका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उनका स्क्वायर फीट है 2.95 लाख एस्टिमेटेड सेलेबल एरिया है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो करीब 16 लाख स्क्वायर फीट एरिया है। संजय जी, आनंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और आईपीओ के बारे में जानकारी देने के लिए। और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपका आईपीओ सक्सेसफुल हो और आगे आप ग्रोथ की राह पर आगे अच्छे से जाएं। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए। लेकिन चलिए बाजार पर लौटेंगे। बाजार की तस्वीर नहीं बदल रही, समय ज़रूर बीत रहा है लेकिन गिरावट से उबर नहीं रहे हैं। 226 अंक नीचे निफ्टी बैंक 559 अंक नीचे। मयूरी जी, एक थोड़ा सा ना कठिन सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। देखिए, कई बार बाजार जब चल रहा होता है ना तो हम चर्चा कर रहे होते हैं कि अच्छा अब मौके कैसे मिलेंगे, फिर ये निकल के आता है रास्ता कि नहीं थोड़ा नीचे आ जाए मार्केट या फिर स्टॉक थोड़े नीचे आ जाए तो ले लीजिए। लेकिन दिक्कत ये होती है कि बिना किसी खराब खबर के मार्केट नीचे आता नहीं है, शेयर टूटते नहीं है। अब ये दो अच्छी चीज़ें एक साथ होती नहीं है, तो करना क्या है सर? ये जो गिर रहा है बाजार, किसी को अगर मान लीजिए वैल्यू बाइंग करनी है तो मौका ठीक है, या फिर आपको लगता है कि इससे बेहतर मौके आ जाएंगे कुछ दिनों में? बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक अच्छी कीमतें और अच्छा बाजार कभी कभी मिलता नहीं है। खराब बाजार में ही आई थिंक अच्छे स्टॉक्स या अच्छे सेक्टर्स जब प्राइसेस टूटते हैं तो मिलते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा सेक्टर्स ये मार्केट में काम करने चाहिए। सिलेक्टिव BFSI एज एन एग्जाम्पल जिनके नतीजे ठीक ठाक रहे हैं, एग्रोकेमिकल कंपनीज जिनके नतीजे ठीक ठाक रहे हैं, सम स्पेशलिटी इंजीनियरिंग कंपनीज उनके नतीजे ठीक ठाक रहे हैं। और ये सारे स्पेसेस वो है जहाँ पे गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स, अर्निंग स्टेबिलिटी शायद बरकरार रह सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक थोड़ा स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक ये मार्केट्स में रहना पड़ेगा। वैल्यूएशन के हिसाब से, टाइम वाइज करेक्शन के हिसाब से मार्केट ने बहुत तंग किया है। आई थिंक हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग राजेश जी बेहतर बता पाए, बट शायद ये टाइम कंसोलिडेशन थोड़े हफ्तों तक और चले इन माय ओपिनियन। जब अर्निंग्स में एक रिकवरी स्टार्ट होगी और देखी जाएगी, आई थिंक तब मार्केट्स की रेट रीटिंग होगी। तब तक मुझे लगता है एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन में मार्केट शायद गुजरता रहेगा। बट सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर आपका रहेगा तो मुझे लगता है आई थिंक ये मार्केट में अभी भी पैसा बन सकता है। बिल्कुल, अर्निंग देखिए ना प्राण वायु की तरह है। बाकी बॉडी में सब कुछ ठीक हो, हेमोग्लोबिन ठीक हो, विटामिन ठीक हो, बाकी हर चीज़ ठीक हो। अब अर्निंग है ना वो बाजार की कह सकते हैं कि प्राण वायु है। जब तक अर्निंग सही नहीं होगी चीज़ें फिर घूम फिर के हम उसी तरफ देखेंगे कि मामला फिर सुधरेंगे कैसे। सारी चीज़ें लिंक्ड उसी से हैं। FIs भी उसी को देखेंगे, हम आप भी वही देखेंगे। बाजार में जो लेवल्स होंगे फिर उसी से डिसाइड हो जाते हैं। बाकी टेक्निकल्स वगैरह बाद में आते हैं लेवल्स, वो हम एनालाइज रोज़ करते ही हैं। बट अर्निंग्स रिकवरी आनी चाहिए और कुछ जो सेगमेंट्स बताएं आपको मयूरेश जी ने, आप उन पर नोटिस कीजिए, वहाँ पर मौके खोजने की कोशिश कीजिए। मयूरेश जी, एक और चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ बाजार के अलावा, थोड़ा आपके भी लुक में थोड़ा आज मैं चेंज देख रहा हूँ। क्या चेंज है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताएंगे क्या चेंज है? थोड़े सा डिफरेंट लग रहे हैं आज। नहीं, मैंने थोड़ी वो एक गोटी ग्रो की है एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोबब्ली जस्ट गेट आउट। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा गंभीर लग रहे हैं आज आप। खैर ठीक है, बाजार थोड़ा गंभीर रहने का ही ये समय भी है। हाँ, लेकिन चलिए काम करते हैं कि ये कैश में और फ्यूचर्स में मामला अगर ना बने तो ऑप्शंस में थोड़ी सी लिमिटेड रिस्क के साथ, थोड़े कम पैसे के साथ पैसे कहाँ ज्यादा बन जाएंगे ये समझेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को।
तो आज ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पर हमारे साथ हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज तो बड़ी मुश्किल दिन है, आपके हिसाब से कहाँ पर मौके हैं, कौन सा शेयर चुना है आपने? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे केवल बैंकिंग ही ऐसा था जो कि अभी तक मार्केट को कहीं ना कहीं होप दे रहा था और रिकवरी रीबाउंड के अटेम्प्ट्स हो रहे थे। अब वहाँ पे भी प्रेशर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट का रुझान चौथे लगातार हफ्ते हम देख रहे हैं कि नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए। तो मार्केट के साथ अलाइन रहना काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो बैंकिंग स्पेस में जो सबसे ज्यादा वीक काउंटर अभी मुझे नजर आता है इंडसइंड बैंक का, उसको शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन होगी। स्टॉक ने हाल फिलहाल में एक रिकवरी का अटेम्प्ट किया था, बट वो फेल हुआ, वहां से एक शॉर्टिंग पिवट फॉर्म हुआ और उसका आज ब्रेक डाउन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो 800 वाली पुट जो करीब 7.5 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। 3 का स्टॉप लॉस रहेगा 16 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में मैक्सिमम नुकसान आपका करीब 3150 रुपए का हो सकता है, जहाँ पे की प्रॉफिट पोटेंशियल 5950 का है। में कुछ शेयर ऐसे हो गए ना कि लेवल्स भी याद हो गए लोगों को कि अच्छा एसबीआई होगा तो 800 के पास होगा, इंडसइंड बैंक होगा वो भी 800 800 के आसपास होगा, टाटा मोटर से तो 700 के आसपास होगा। लेवल्स लोगों को रट गए हैं क्योंकि बाजार हिल नहीं रहा है। पिछले महीने भर में देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है और ये वजह है। 800 वाली पुट खरीदनी है, 7.5 रुपए का प्राइस होना चाहिए इसका होगा और लक्ष्य आप रखिए 16 रुपए का। स्टॉप लॉस 3 रुपए का लगा के चलिए। अधिकतम मुनाफा 5,950 का और 3,150 का इसमें संभावित नुकसान है प्रति लॉट के हिसाब से। ये कैलकुलेशन है आपके स्क्रीन पर। अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 लेकर आएंगे और मयूरेश जी आपसे गुजारिश करेंगे कुछ 2-4 ना बढ़िया शेयर आप जरा आइडेंटिफाई करके रखिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर किसी को पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, बाजार में जो थोड़ी सी आपदा वाली स्थिति हम देख रहे हैं उसमें अवसर किसी को अगर तलाशना हो तो ध्यान कहां पर होना चाहिए। और थोड़ी देर बाद हमारे अपने एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं तेजस जी और राजेश जी, उनसे बीटीएसटी एसटीबीटी के ट्रेड्स भी लेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। क्या खबरें आई और उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें आपके लिए जानना जरूरी है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी आनंद। यस आनंद, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी मानसी, गुड आफ्टरनून। 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी में करीब 250 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी बैंक में भारी 550 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और जहां सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है वो सरकारी बैंकों पर सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक का शेयर देखें 6% गिरावट पर कारोबार करता नजर आ रहा है। इंडियन बैंक भी 3% गिरा हुआ है और कैनरा बैंक में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है, सायन का शेयर देखिए पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है, मुनाफा बढ़ा है और औसत से 8 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस का शेयर देखें 5% की गिरावट है। नतीजे तो ठीक ठाक आए थे लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो कमज़ोर आई है, इसके चलते वॉल्यूम जो है औसत से करीब 6 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आज आईटी सेक्टर पर दबाव देखने को मिल रहा है। एम्फेसिस का शेयर देखें 4 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नतीजे आए हैं, मुनाफा 14 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ पहुँच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और आय में भी करीब 20 से 30 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। शेयर में करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व के नतीजों की बात करें तो मुनाफा करीब 48% घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो भी उसमें भी 9% की गिरावट देखने को मिली है। शेयर आज 2.5% की कमजोरी पर कारोबार करता नजर आ रहा है। अंत में टोरेंट फार्मा पर इन्वेस्टेक की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, उस पर बात करेंगे। बिकवाली से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है उसे 2,930 से बढ़ाकर 4100 कर दिया है। शेयर जो है 3.5% की अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। तो 3 बजे तक ये सभी अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। वहां पर एक्शन है, वहां पर ET Now स्वदेश की नजर है। तो जो कमजोरी वाले शेयर हैं या फिर मजबूती वाले, सारे का सारा अपडेट आपके लिए 3 बजे हम लेकर आते हैं। लेकिन आज शुक्रवार का दिन है और अगर हम पिछले शुक्रवार से अब तक इस शुक्रवार तक की बात करें तो बाजार का मूड चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बार बार आपकी फीड में ना जब आप स्क्रॉल करते होंगे फोन को
तो सैयारा मूवी से रिलेटेड बहुत सारे रील्स आते होंगे, मस्ती मजाक बहुत चल रही है। मानसी, रोने धोने वाले वीडियोस आ रहे हैं, मतलब आपने देखा क्या, मूवी आपने देखी है और कोई अंदाजा कि ऐसा क्या है मूवी में? क्योंकि स्टार कास्ट जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है वो। हाँ नहीं, आहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर सैयारा फिल्म देखी तो नहीं है अभिषेक मैंने, लेकिन आप ये सच कह रहे हैं कि हमारे म्यूजिक फीड्स में गाने, इनफैक्ट गाने सच में काबिले तारीफ है। इट्स अ रोमांटिक ड्रामा और बहुत अच्छा गाना है सैयारा का, और इसीलिए आई थिंक सभी के प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुका है। और सिर्फ गाना ही नहीं, मूवी ने भी कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। सो वीकेंड प्लान्स में मेरे भी शामिल हैं, अगर चांस मिलेगा तो सैयारा देखने जाना ज़रूर है। लेकिन हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रशांत को तो मूवी रिलीज से पहले ही मूवी देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सैयारा प्रशांत ने ऑफ कोर्स देखी होगी। चस्का है, बिल्कुल बिल्कुल, और अपॉर्चुनिटी भी तो मिल जाती है प्रशांत को, इनवाइट्स मिल जाते हैं। प्रशांत, सैयारा म्यूजिकल ड्रामा, रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा, गाने तो अच्छे, मूवी कैसी है? जहां चाह वहां राह, वही वाला है। और देखिए ना, मतलब मार्केट में भी मूवीज की बात हो रही है। हाँ। तो कुछ तो है ऐसा फिल्म में। तो सबसे पहले मानसी, जिस बात का आपने जिक्र किया, दरअसल ये फिल्म जो है, ये जो बेसिक हिंदी मूवीज के चलने के रूल्स हैं उन सारे बॉक्सेस को टिक करती है। पहली चीज यही, एक पुरानी कहावत थी, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर ये कहा करते थे कि किसी फिल्म का अगर म्यूजिक हिट हो गया तो इसका मतलब आधी जंग आपने जीत ली है, यानी कि उस फिल्म को देखने दर्शक आएंगे। किसी फिल्म का ट्रेलर हिट हो गया, ट्रेलर पसंद आ गया तो उसे देखने लोग आएंगे, और यही हुआ सैयारा के साथ। हाँ। फिल्म का ट्रेलर पसंद किया गया, फिल्म का म्यूजिक रिलीज से पहले ही चार्ट बस्टर हो गया, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये टॉप 3, टॉप 2 इस तरह की पोजीशन में अपनी जगह बनाता रहा। और सबसे बड़ा जो काम किया इस फिल्म ने, जो बात हम और आप डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हम जो मिलेनियल्स हैं वो यही कहेंगे कि ये नए लोग हैं, हम इनसे इत्तेफाक नहीं रखते या हम इनको जानते नहीं, लेकिन जेनजी जो नए जमाने की ऑडियंस है, जो ओटीटी और के ड्रामाज इनकी ओर ज्यादा रुख कर रही थी, उन सभी को थिएटर तक खींच लाई है। इसकी लैंग्वेज, इसके कैरेक्टर्स का एग्रेशन, ये सारी चीजें इन जेनजी जो ऑडियंस है उसको अपना सा लग रहा है। यही वजह है कि जो तस्वीरें आपने देखी, जो वीडियोस देखे, हम नहीं जानते कि उनमें कितना पीआर एक्टिविटी है और कितना सही है, लेकिन जितनी भी चीजें आई उसमें अगर 10% भी वीडियोस सही हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म ने असर किया, और वो शायद नंबर्स में दिख रहा है। तो नंबर्स एक बार बता देते हैं, हम बिजनेस चैनल हैं, तो 220 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक ये फिल्म कर चुकी है, और इस हफ्ते भी कोई बड़ी रिलीज नहीं है इसके सामने, तो अभी बिजनेस और ऊपर जाने वाला है। भारत में अकेले डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए ये कमा चुकी है। अब इसका बजट देखिए, 45 करोड़ का बजट, और प्रमोशन और बाकी खर्चे मिला दें तो लगभग 60 करोड़ कहीं लैंड करता है। 60 करोड़ के बजट वाली फिल्म अब तक 250 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 220 करोड़ कमा चुकी है। तो आप सोचिए कि अब ये लॉन्ग रन यानी लाइफ टाइम कलेक्शन करेगी, और कहीं जो आंकड़ा अगर 300, 400 करोड़ के आसपास बैठता है तो ये कितना बड़ा मुनाफा है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। यशराज फिल्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है, और यशराज के लिए कहीं ना कहीं ये फिल्म एक बहुत बड़ा कमबैक साबित हुई है। रोमांटिक फिल्मों का जॉनर जो रहा है वो यशराज के लिए हमेशा से फेवरेट रहा है, और इस फिल्म ने उस जॉनर को सपोर्ट करते हुए एक तरह से यशराज का भी कमबैक कराया है। नहीं, इंटरेस्टिंग है प्रशांत। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बाकी जो बड़े बजट वाली मूवीज होती हैं, बड़े स्टार कास्ट वाली होती हैं, उनको लेकर हाइप होना तो लाजमी है और फिर वो कमाई भी करती हैं। लेकिन ये बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा होगा कि स्टार कास्ट ऐसी कोई बहुत नोन नहीं है, बावजूद उसके फिल्म ने धूम मचा रखी है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 60 करोड़ रुपए की टोटल इसकी लागत है, और लागत को अगर निकाल दे तो उसके बाद 150 करोड़ रुपए अब तक बना ली हैं। और कितना दिन बीता है? 7 से 8 दिन बीते हैं। तो इस पर आगे हम चर्चा थोड़ी सी करेंगे, लेकिन इस बीच लॉरस लैब्स के नतीजे आ गए हैं। आय आप देखिए 1195 करोड़ से बढ़कर 1570 करोड़ रुपए। तो आय के फ्रंट पर तो नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़े हैं। मुनाफा की बात करें तो करीब 12-13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था इनको लास्ट ईयर के Q1 में, और वो बढ़ के हो गया है 163 करोड़ रुपए पर। तो मुनाफे के आंकड़े भी अच्छे हैं, आय मुनाफा दोनों। एक बार देखेंगे मार्जिन वगैरह के फिगर कैसे आते हैं। फिलहाल शेयर थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। लॉरस लैब पर एक बार
आपसे व्यू लेना चाहेंगे तेजस भाई। कैसा लग रहा है आपको ये शेयर? ये अच्छा ठीक है, तेजस जी नहीं है। राजेश जी एक बार लॉरस लैब्स पर व्यू दीजिए, नतीजों के बाद क्या रणनीति होनी चाहिए? स्टॉक है फार्मा स्पेस का, और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और आई थिंक एज यू स्पीक आपने नंबर के बारे में बात किया, तो लोअर साइड से एक स्पाइक भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है, और जरूर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है रिजल्ट को लेके, लेकिन हमें लगता है अगर डिप में ये स्टॉक मिलता है टुवर्ड्स 800 रुपए के आसपास, तो वो एक अच्छा लेवल होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लेवल जब तक बना हुआ है, हमें लगता है ट्रेंड हायर साइड की तरफ ही कंटिन्यू करेगा, और हो सकता है स्टॉक में फिर ऊपर के टारगेट 870 की तरफ भी बनते हुए दिखे। तो अभी तक तो हमें लगता है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे बुलिश व्यू ही इंटैक्ट है। 800 रुपए के आसपास इसके सपोर्ट, अगर वो वायलेट होते हैं तो फिर थोड़ा सा एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे इनिशिएट होते हुए दिख सकती है। बट टिल स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 800, आई थिंक देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस और एनी कॉशियस अप्रोच। 100 रुपए के सपोर्ट्स पर नजर रखिए। वैसे शेयर ये चला अच्छे से है ये, और 830 रुपए के प्राइसेस हैं। 800 रुपए के अगर नीचे गया तो फिर थोड़ी इसमें वीकनेस आ सकती है। लेकिन हम सैयारा की बात कर रहे थे। मयूरेश जी, आपकी वीकेंड वाले लिस्ट में सैयारा है, या फिर आप भी सोच रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक है, जंजी वाली मूवी है, हम क्यों सिनेमा हॉल जाएं? ये मूवी है, हम जेंजी तो रहे नहीं, बट यस देखने जरूर जाऊंगा ये वीकेंड। ये वीकेंड मैं भी सोच रहा हूँ, जब सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अच्छा नहीं हो के आ जाते हैं। एक काम करते हैं कि फटाफट एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग कॉल्स होंगी, और मयूरेश जी के कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज होंगे। आपको अगर लंबी अवधि के लिए कुछ पोर्टफोलियो बिल्ड करना है यहाँ से, तो कुछ शानदार शेयर, उनके इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम करेंगे और बढ़िया शेयर जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। के ट्रेडिंग आइडियाज जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर एक्सक्लूसिव ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से। सरकार 2 CPSEs में हिस्सेदारी घटाने के लिए OFS ला सकती है। ये खबर क्या है, इसके मायने क्या है, इसका असर कहाँ पड़ सकता है, सब कुछ हमें प्रकाश प्रियदर्शी बता रहे हैं। प्रकाश बताइए। देखिए, विनिवेश के मोर्चे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार 2 कंपनियों में जल्द ही माइनॉरिटी स्टेक सेल करने वाली है। दरअसल OFS रूट के जरिए ऐसा किया जाएगा। प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार कैलिब्रेटेड इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जहां की असेट क्रिएशन और वैल्यू जनरेशन CPSEs में प्राथमिकता है। माइनॉरिटी स्टेक सेल के जरिए सरकार वैल्यू अनलॉक करना चाहती है और अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। और उसी कड़ी में जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि 2 कंपनियां हैं जिनके लिए OFS जल्द लॉन्च किया जा सकता है। एक है GRAC और दूसरी कंपनी है वो है MOIL लिमिटेड। इनफैक्ट सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर OFS लॉन्च किया जा सकता है, जिसके जरिए सरकार अप टू 10% स्टेक जो है सेल करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार OFS रूट के जरिए CPSEs में डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इनफैक्ट 5 से 6 कंपनियों में चालू वित्त वर्ष के दौरान माइनॉरिटी स्टेक सेल करने की योजना है OFS रूट के जरिए। और उसी कड़ी में 2 कंपनियां हैं GRAC और MOIL, जिसके लिए OFS लॉन्च किया जा सकता है। प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 2 से 3 महीने के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है GRAC में वो 74.5% है। उसी तरीके से MOIL में 64.68% है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और सरकार के लिए वैल्यू जनरेशन, असेट क्रिएशन CPSEs में और OFS रूट के जरिए माइनॉरिटी स्टेक सेल करना इस वक्त प्राथमिकताओं में शामिल है। बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। सूत्रों के हवाले से खबर है, इस खबर से जुड़े जितने भी अपडेट्स आएंगे हम वक्त वक्त पर आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अमोल जी, गुड आफ्टरनून। आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे? और ट्रेडिंग आइडियाज़ ही नहीं, कोई BTST STBT ट्रेड्स अगर आपकी तरफ से, ऑफकोर्स चैलेंजिंग है मार्केट, लेकिन अगर कोई ट्रेड्स बन रहे हैं तो बताइए। ये सवाल मेरे लिए?
जी जी अमोल जी, आप ही के लिए। जी थोड़ा वॉइस इशू थे। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, मार्केट काफी वोलेटाइल है, वीक है, बट एट द सेम टाइम इंट्राडे चार्ट्स पे ओवरसोल्ड भी है, तो एक लुपिन एक प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर्मेशंस पे। अभी भी इतना खराब नहीं हुआ है, 1950 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2030 2050 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1900 का। दूसरा फ्रंटलाइन स्टॉक के साथ ही रहना चाहूंगा, एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहूंगा, 2000 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2100 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1960 का। थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है 1-2 दिन का, बट लेवल्स अच्छे। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो ये दोनों स्टॉक में एक टेक्निकल फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट लग रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस इन पर नजर रखनी है। वॉलेटाइल है मार्केट्स, लेकिन राजेश जी, अगर आपकी तरफ से भी कोई बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड या फिर नो ट्रेड के साथ भी जा सकते हैं। आई थिंक हेल्थ केयर स्पेस में हमें लगता है अभी भी यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है, तो यहाँ पे अभी जो फोकस में स्टॉक आ रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। ये स्टॉक डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है, और अगर बाकी पीयर कंपनीज को भी देखें, मैक्स हेल्थ, फोर्टिस, ये स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम बना हुआ है, तो हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल को बीटीएसटी किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट 75-40, 75-50 की तरफ आते हुए दिख सकते। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 7410 के आसपास। डायग्नोस्टिक पर लगातार फोकस है। अपोलो हॉस्पिटल कमजोर बाजार में भी दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ है। 7453 के स्तरों पर अच्छा खासा एक्शन और तेजी के बीच लार्जर प्लेयर्स में भी हम देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के साथ सिप्ला जैसे स्टॉक्स, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छे खासे एक्शन के साथ कामकाज होता हुआ दिख रहा है। इन तमाम पर भी नजर रखनी होगी। अच्छा, आईईएक्स में आज दिन की शुरुआत से ही अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। कल एक न्यूज़ फ्लो के चलते एक बड़ा डेंट था, और आज एक्शन में ये स्टॉक दिन की शुरुआत में ही जबरदस्त मूव, और इस वक्त जो हम बात करें 11% की तेजी। अमोल जी, आईईएक्स पर कोई ट्रेड बनता है या आपको लगता है ये एक वन ऑफ है और इससे फिलहाल दूर रहना चाहिए? अमोल जी, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। आईईएक्स पर आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, एक बड़ा सेल ऑफ के बाद आज एक टेक्निकल बाउंस बैक हुआ है, बट काफी डैमेज हुआ है। ये वीक में भी अगर हम देखते हैं तो 28% तक का करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। वोलेटिलिटी बढ़ रही है और दोनों तरफ की वोलेटिलिटी बढ़ रही है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना चाहिए। मार्केट का टेक्सचर भी ओवरऑल वीक ही है, तो ये थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा तभी कुछ डायरेक्शनल व्यू के साथ उसके साथ जा सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं इसको देखता हूं तो बेटर वे वेट एंड वॉच का ही अप्रोच रहेगा। वेट एंड वॉच का अप्रोच है। 11% ऊपर है, और कल 28% शेयर टूटा था। देखते हैं कि क्या ये जो गिरावट आई उसके बाद जो शेयर संभल रहा है क्या ये सस्टेन कर पाएगा। लेकिन बैंकिंग के रिजल्ट्स ज़्यादातर तो आ गए हैं। अब मतलब कोटक बैंक बाकी है, एसबीआई के सबसे लास्ट में आते हैं तो उस पर आगे नज़र होगी, और अभी तक कोई बहुत क्लियर अच्छी वाली पिक्चर बैंकिंग की बनी नहीं है। आज हमने एक स्पेशल शो भी किया था बैंकिंग बिग बेट्स करके 12:30 बजे। अब चाहें तो सोशल मीडिया पर जाके आप उसको देख भी सकते हैं कि आपको कहां पर दांव लगाना है। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी है कि पिछले शनिवार को हमने देखा कि 9-10 नतीजे आए, उसमें आईसीसी बैंक भी था, और कल कोटक बैंक के नंबर्स आएंगे। शनिवार को ही आ रहे हैं Q1 के नतीजे। उम्मीदें क्या है कोटक बैंक से? क्या कोटक बैंक जो ट्रेंड है अभी उससे क्या उलट नतीजे कुछ पेश करेगा? क्रेडिट ग्रोथ के आंकड़े कैसे होंगे? बाकी आंकड़े कैसे पेश करेगा बैंक? ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए, कोटक बैंक क्या उम्मीदें हैं? क्या थोड़ा बाजार को एक्साइट करने का काम करेगा रिजल्ट ये? देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के लिए ये तिमाही जो है एक धीमी ग्रोथ वाली तिमाही रहने वाली है। कंपनी ने ऑलरेडी अपना तिमाही अपडेट दे दिया था, जहां पे कोल्ड डिपॉजिट में करीब 14.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। नेट एडवांसेस में 14% के आसपास की ग्रोथ थी, और कासा जो है उसमें करीब 8% के आसपास की ग्रोथ हुई थी। देखिए, ये कंपनी जो है वो 18-20% के दर से ग्रो करती थी, वहाँ से ग्रोथ कम होकर अब करीब 14% के आसपास रह गई है। इसके लिए हमारा मानना है कि एनआईआई में करीब 7% की बढ़ोतरी होगी, पीपीओपी में केवल 3-3.25% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है, और कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 44% की गिरावट आपको देखने मिलेगी। 3,500 करोड़ रुपए के आसपास से आएगा। दरअसल पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास का अतिरिक्त मुनाफा हुआ था, जिसके कारण कंपनी का जो मुनाफा था ओवरऑल वो काफ़ी बढ़ गया था।
और उसके कारण इस बार आप देखेंगे तो 44% की गिरावट होगी। अगर उसको हटा दे तो एडजस्टेड बेसिस पे करीब 28-29% के आसपास की बढ़त जो है वो कंपनी के मुनाफे में होने वाली है। याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जिसके पास अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा है बाकी ओ के मुकाबले। इसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि एनपीए के नंबर पे आपको खास नजर रखनी है। हालांकि हमारा मानना है कि 1.42 से बढ़ के ग्रॉस एनपीए 1.44 पे होगा। नेट एनपीए में भी हल्की फुल्की बढ़ोतरी देखने मिलेगी और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो करीब 5% से गिर के 4.8% के आसपास आने का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। तो एक धीमी ग्रोथ वाला क्वार्टर होगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो गिरेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली ग्रॉस एनपीए के नंबर जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा और मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे को लेके क्या है उस पर नज़र रखेंगे। ठीक है, ठीक, एक धीमी ग्रोथ वाला क्वार्टर होगा कोटक बैंक के लिए। अगर हम प्राइवेट बैंकों की बात करें तो ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और हमने देखा था कि जो पिछली तिमाही यानी कि Q4 FY25 के जो नतीजे आए थे वहां पर भी हमने देखा था कि प्रॉफिट में ना डी ग्रोथ थी, करीब 14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर उसमें कमी आई थी। कोटक बैंक, राजेश जी एक व्यू दीजिए, ट्रेड लेना है नतीजों से पहले या फिर अब छोड़ दें, जो होगा सोमवार को देखा जाएगा? तरीके के मूड माहौल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो कोई भी एक पैरामीटर में भी अगर डिसअपॉइंटमेंट रहेगा तो हम देख रहे हैं कि मार्केट का जिस तरीके का बिहेवियर है स्टॉक को पनिश करने का, तो आई थिंक वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर भी थोड़ा स्लाइटली वीकर साइड पे ही क्लोज होते हुए दिख रहा है और हम एक्सपायरी वीक में भी है, तो काफ़ी कुछ वॉलेटिलिटी रहेगी अगले वीक में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए अभी रिजल्ट के पहले। अच्छी राजेश जी, काफी टाइम के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में ना थोड़े क्रैक के साइंस आ रहे हैं। अब तक तो लग रहा था कि नहीं, निफ्टी बैंक बाजार को भी सपोर्ट करने का काम करेगा। आज 56,500 के आगे, मान लीजिए 56,500 अगर ब्रेक होता है राजेश जी, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा? क्या सीधे 56,000 या फिर 55,800? तो आई थिंक अभिषेक जी, मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन अभी 56,500 पे है इमीडिएट लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो टूटता है तो फिर नेक्स्ट जो मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है वो करीब 56,000 पे, तो 500 पॉइंट का और गिरावट यहाँ पे बन सकता है अगर हम 56,500 को डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करते हैं। तो हम ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब अगला हफ्ता किस तरीके से शुरू होता है, क्या हम ये लेवल को तोड़ के स्टार्ट करते हैं? अगर वो तोड़ेंगे तो फिर हमें लगता है लिक्विडेशन और बढ़ेगा और हो सकता है फिर हम 56,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे टुवर्ड्स एक्सपायरी। ये निफ्टी बैंक को लेकर भी हो गया, लेकिन फटाफट बाजार बंद होने से पहले हम देख रहे हैं कि स्टरलाइट टेक के नंबर आ गए हैं। ये टेलीकॉम ऑप्टिक फाइबर के क्षेत्र में कंपनी काम करती है और हमने देखा था कि 50 रुपए वाला शेयर धड़ाधड़ चढ़ते हुए 100 रुपए के ऊपर निकल गया था। अब इसके नतीजे आ गए हैं, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है और 115 रुपए का प्राइस है। कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं कि हरे निशान में दिखेगा। 48 करोड़ के घाटे के मुकाबले 10 करोड़ रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ है। एक क्विक टेक आपसे चाहिए अमोल, स्टरलाइट टेक के नतीजों को लेकर। अमोल जी, आपको आवाज आ रही है अमोल जी? अच्छा, कुछ दिक्कत है। राजेश जी, एक आप ही व्यू दे दीजिए, स्टरलाइट टेक के चार्ट्स आप क्या चेक करते हैं? आपने देखा था कि कंसोलिडेशन वाले जोन में चला गया था, लेकिन हो सकता है कि अगर बाजार बेहतर होता है तो सोमवार को शायद तेजी हम देखें। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है अभिषेक जी, और स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जरूर पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि एक अच्छी रैली तो यहाँ पे बनी है, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। नियर टर्म चार्ट पे 110 रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो करें जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है। और हमें लगता है कि अब रिजल्ट एकदम लास्ट में आए हैं और मार्केट क्लोज होते हुए, तो मंडे रिएक्शन मिलेगा। तो अगर ये 110 के लेवल नहीं तोड़ता है तो 125 130 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। 130 की अपसाइड आ जाएगी। हमने देखा था कि इनको भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत BSNL से भी एक बड़ा ऑर्डर मिला था इस कंपनी को। तो स्टरलाइट टेक, हालांकि अगर आप इसके हाई से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन झेला है स्टरलाइट टेक ने, लेकिन लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट ज़रूर आए हैं और ये नंबर्स भी अच्छा हैं। असली जो इम्पैक्ट आएगा ना, अब तो मतलब बाजार खुलने से जस्ट पहले नंबर्स आए तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। अब सोमवार को शायद इसमें तेजी आएगी। 110 का अगर होल्ड करता है तो 125 130 की लेवल्स की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। चलिए, बाजार बंद होने वाला है और बाजार में कोई लोअर लेवल से रिवर्सल आया ही नहीं, ये थोड़ी चिंता की बात है। वीकेंड वाला दिन ज़रूर है,
लोग ओवरनाइट अनिश्चितता लेके नहीं जाना चाहते हैं। ट्रंप ट्रेड डील को लेकर कोई आके बम ना पटक दें, वो डर बना रहता है। तो उसके चलते आज हमने देखा कि अच्छा अर्निंग से सपोर्ट नहीं आ रहा है, अर्निंग डिसअपॉइंट कर रही हैं, तो एफआईज भी नहीं लौट रहे हैं। ये एक कुचक्र है जिसमें बाजार फंसा हुआ है। और निफ्टी में आज जो गिरावट रही लगातार दूसरे सत्र में 24,800 के आसपास आके क्लोजिंग हो रही है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,500 के बहुत ही क्रूशल सपोर्ट के पास आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है। 537 अंकों की गिरावट, सारे के सारे 12 शेयर आज कमजोर बंद हुए और दिग्गजों का सपोर्ट मिल नहीं पाया। सिप्ला आज का टॉप गेनर रहा, इसके नंबर सच्चे आए हैं, 4.25% ये शेयर चला। एसबीआई लाइफ भी हम देखें कि नतीजों के बाद इसमें करीब 2.25% तेजी रही। डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ और शेयर है। सन फार्मा जहां पर तेजी रही, तो फार्मा एकमात्र सेगमेंट रहा जहां पर आज हरा निशान देखा। अदरवाइज सारे के सारे जो सेगमेंट्स रहे, सेक्टर्स रहे, वहां पर आज लाल निशान के साथ कारोबार हुआ। 500 शेयर सिर्फ तेजी वाले रहे और उसके मुकाबले 250 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 24,828 पर 233 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 550 अंकों के आसपास की नरमी आज रही है। और आईटी, कंजम्पशन, ऑयल एंड गैस, फाइनेंस, ये सारे के सारे शेयर कमजोर रहे हैं। आईएक्स कल की पिटाई के बाद आज 10% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर अब समेटने का समय भी हो गया। राजेश जी और अमोल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और आज कमजोरी के बाजार में भी अपने कुछ अच्छे पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए और उनकी मदद करने के लिए अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स के जरिए भी। फिलहाल इस शो में तो इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी अगले हफ्ते की तैयारी। आप कहीं जाएगा नहीं। नमस्कार।